और आरएलडी के नेता हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। सबसे पहला सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं, गृह मंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं? वो चाहते हैं कि जो लोग हमें वोट कर रहे हैं, जो बीजेपी के खिलाफ हैं, वो उनको बरगलाना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं। जिस तरह से हमें समर्थन मिल रहा है व्यापक सभी जातियों का, उनको मैसेज देना चाहते हैं कि इनका वोटर हमारे साथ है। आरएलडी पे वोट डाल के अपनी वोट खराब ना कराएं। तो डाइवर्जनरी टैक्टिक है, एक चुनावी उनका एक रणनीति का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि उनके दिल में ना मेरे लिए और ना ही जिनकी वकालत मैं करता आया हूं, जिनके लिए हम लोग लड़ते आए हैं, किसानों के लिए कोई विशेष जगह है। एक और स्टेटमेंट जो है उनका कहा कि हमारा बॉन्ड जो है 650 साल पुराना है, हम मुगलों से लड़े, हम अभी भी लड़ रहे। मुगल कौन है फिर? अब ये कोई प्राचीन दस्तावेज उनको मिल गए होंगे भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में। इस इतिहास के बारे में किसी को मालूम नहीं है और हमें वापस मुगल औरंगजेब इन बातों में उलझाकर आज जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारी समस्या है, उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। अरे भाई, हम 21वीं सदी की बात करें और भविष्य की बात करें। तो आखिरकार बीजेपी या फिर कहें खुद गृह मंत्री कैराना मुजफ्फरनगर को ही क्यों चुन रहे हैं? क्या आपको लगता है वहां कुछ है क्या? क्योंकि नहीं, वहां कुछ नहीं है। ये जमीन पे इन बातों का अब असर नहीं है। एक समय था जब क्योंकि एक तनाव पैदा हुआ था, एक विस्फोट उस क्षेत्र में हुआ था, उस समय लोग इन बातों को सुन रहे थे। लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई भी मतदाता उत्तर प्रदेश का जो उतना नाराज है महंगी बिजली से, महंगे डीजल पेट्रोल, महंगाई के कारण उसके रोजी रोटी पे एक संकट खड़ा हो गया है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, अपनी मूल समस्याओं को भूलकर इन बातों पे कौन वोट करेगा? तो मतलब एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है जैसा लग रहा है। सीधी सीधी है। अब उनको एक ही बॉल डालनी आती है, लेकिन पिच बदल चुकी है। तो आप इंतजार कर रहे हैं फुल टॉस बॉल का? दे चुके हैं मुझे कई दे चुके। एक और मुद्दा जो आपने उठाया, शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बिहार के चुनाव से मैं आपको बता दूं, जो पोस्टल बैलेट की मांग जयंत उठा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण होता है। बिहार चुनाव में हुआ क्या था कि पोस्टल बैलेट शुरू में गिना जाता है, लेकिन बिहार चुनाव में बाद में गिना गया और ढेर सारे डीएम साहब जो है उसी में खेल कर गए, 10 से 15 सीट। आपकी क्या इस पर ये है? मेरे पिछले लोकसभा चुनाव का भी यही अनुभव मुझे है। मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ और कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी यही खबरें मिली कि शुरुआत उन्होंने की, पोस्टल बैलेट की गिनती की, फिर रोक दी, फिर रात तक उसको ले गए। और जबकि ये चुनाव आयोग का ये नियम नहीं है। तो चुनाव आयोग के नियमों का अनुपालन हो। और अब क्योंकि कोविड के कारण कुछ नए नियम बनाए गए हैं कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आप पोस्टल में डाल सकते हैं, अगर आप 80 एंड अबव सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप पोस्टल में डाल सकते हैं। मेरी तो यही अपील सब लोगों से है कि सब लोग सतर्क रहें। मतदाता जिनकी वोट पोस्टल बैलेट पे बनी है, जो पुलिसकर्मी हैं या जो अधिकारी हैं, वे भी अपने वोट को सुनिश्चित करें, सुरक्षित रखें। किसी सीनियर अधिकारी ने आपको बुला लिया और आपका आई कार्ड ले लिया और आपकी वोट गिरवा दी और आपको पता भी ना लग पाए, तो फिर आपकी भी गलती है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम लोग भुगतेंगे। इसका मतलब इस बार जो पोस्टल बैलेट है वो ढेर सारा होने वाला है, क्योंकि कोविड, एक 80 से ऊपर के लोग, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी जी। और इसी से कई चुनावी परिणाम पलटे जा सकते हैं। तो आपको क्या अभी भी शक है कि क्या ये लास्ट में करेंगे, जैसा कि बिहार में हुआ और तेजस्वी यादव चीखते रहे लेकिन कुछ हुआ नहीं? मैं तो इसलिए अभी से कह रहा हूं कि हमारे सारे कैंडिडेट्स, उम्मीदवार और ऑब्जर्वर्स भी जो हैं चुनाव आयोग के, इस बात को लेकर सख्त रहे। दूसरा एक और चीज कहा जा रहा है, क्या आपके और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सब कुछ ठीक है? बहुत अच्छा है। आपने देखा, दोनों हम रथ पे थे और मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमने अन्न संकल्प भी लिया है और हमने गन्ना पकड़ के रथ पे खड़े होकर किसानों को संदेश भी दिया। लेकिन कुछ जगहों पे डिफरेंसेज की भी खबर आ रही है। जब आप बैठते हैं और बातचीत करते हैं, उनका अपना संगठन है, उनका अपना दल है, उनके अपने लोग हैं, मेरी जिम्मेदारी अपने संगठन के प्रति है। दोनों में जब आप सीट बाय सीट चलते हैं तो एक आध सीट पे बात होती है और ये हमेशा हुई है। हमने कई अलायंस किए हैं। जब आप अलायंस करते हो तो थोड़ी बहुत एक वक्त लगता है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, लेकिन आप ये देखिए कि हमारा उनके बीच इतना गहरा एक विश्वास एक दूसरे पर है जो कायम रहेगा और जिसे हमें लंबे समय तक इस समीकरण को हम बना के रखना चाहते हैं। और वो बात नीचे तक पहुंची है, वो हमारे कार्यकर्ता समझ गए
जो 24 घंटे 30 घंटे तक कुछ लोग जो जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने कोशिश की होगी, अब वो सब मान गए हैं और जुट गए हैं। तो आपका ये अलायंस, आप ये कहना कमिटेड है आप इस अलायंस के लिए? जी, जब निर्णय लिया जाता है तो आप उसे रोज घंटों में बदल नहीं सकते, निभाना पड़ता है और ईमानदारी से। नहीं सर, ये सवाल इसलिए जरूरी है कि जो स्मॉलर पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन बाय इलेक्शन अलायंस करती हैं। इस इलेक्शन में इनके साथ कर लिया, कभी उनके साथ कर शायद लिया। मैं ज्यादा एम्बिशियस हूँ और जो जिसे आप स्मॉल पार्टी कह रहे हो, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि हमारा दायरा बढ़े और उसे बढ़ाने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और विजन के साथ काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि चौधरी साहब जो थे, अजीत सिंह, अब जो वो वाजपेयी कैबिनेट में मंत्री भी रहे, तो एक ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या आप कहीं, वो भारतीय राजनीति में एक दौर था और कई मल्टी पार्टी सिस्टम था, लेकिन आज आप देख रहे हैं ध्रुवीकरण हो रहा है और इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को भी सोचना चाहिए। अगर हमें अपनी राष्ट्रीय आवाज को बुलंद करना है तो हमें एक दूसरे का सहयोग भी करना होगा और साथ मिलकर काम भी करना होगा। एक और सवाल है कि आपने, कहा जा रहा है कि आरएलडी ने मुस्लिम्स की उपेक्षा की है, पूरे मुजफ्फरनगर में केवल एक मुस्लिम को टिकट दिया, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, थाना वन में हमने दिया है, मेरठ में हमने टिकट दिए हैं, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो हमने सभी बिरादरियों को और कास्ट को जो भागीदारी उनको मिलनी चाहिए, हमने कोशिश की है कि उनको दी जाए। बाकी ये चुनाव बड़ी तस्वीर को देख के भी मतदाता वोट करेंगे। बड़ी तस्वीर क्या है? बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, उम्मीदवार भी जरूरी होता है क्योंकि वो क्षेत्र को समझता है और क्षेत्र का पहला चेहरा होता है जनता के बीच और सरकार अब बनेगी सरकार के बीच। और लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं जहां लोगों को तय करना है, फैसला लेना पड़ेगा, ये चुनाव उन लोगों के बीच है जो युवाओं पे लाठी चलाते हैं और उस युवा को तय करना है जो नौकरी चाहता है कि वो क्या करना चाहता है। ये चुनाव उनके बीच है जो किसानों को कुचलने का काम करते हैं और तब भी अपने रास्ते नहीं बदलते, और वो किसान जो बेहतर भाव चाहता है, समय पे भुगतान चाहता है। तो ये दो कोर इश्यूज हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं। इन दो कोर इश्यूज पे भी ही पूछूंगा। प्रयागराज में जो हुआ छात्रों के साथ, आपके पास नौकरियां हैं कि आप देंगे? क्योंकि नौकरी तो है नहीं सर। नौकरियां मुझे अपने जेब से निकाल के नहीं देनी। अगर सरकार अपने वित्तीय व्यवस्था में सुधार करेगी, प्रबंधन में सुधार करेगी, तो जो सरकारी क्षेत्र की नौकरियां हैं वो समय पे दी जा सकती। इच्छा शक्ति की जरूरत है, करप्शन के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे काम हैं जहां मतलब उद्योग तो बड़े बड़े लग जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। और जो कुटीर उद्योग हैं, हैंडीक्राफ्ट है, कुछ ऐसे काम है जहां आपको ज्यादा नौकरी मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक है, सर्विस इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्रीज को हमें रिवाइव करने की जरूरत है। उनमें उत्तर प्रदेश की जो संभावना है उनको और विकसित करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे ऐसी इंडस्ट्रीज को। ये हमारा प्लान है। किसानों की बात कर लेते हैं। आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज है, लोग मानते हैं कि इस कृषि कानून के बाद आपको एडवांटेज है, आप उस एरिया से आते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री ने माफी मांग करके तीनों कानून रद्द करके एक डैमेज कंट्रोल किया है? आप किसी को चोटिल करें, घायल करें और 1 साल बाद माफी मांगे और फिर जो है फिर चोट दे दें, कौन माफ करेगा? जो मूल समस्या है उसका आपने कोई समाधान नहीं किया। जो किसान परिवार जिन्होंने सब कुछ खोया इस आंदोलन में, उनका परिवारों का आपने ख्याल नहीं रखा। अभी तक किसानों के विरुद्ध जो केस मुकदमे दर्ज थे आंदोलन के कारण, वे वापस नहीं हो पाए। एमएसपी की बात, दाम की बात थी, कोई समाधान दिख नहीं रहा लोगों को। टेनी जी अभी भी मंत्री हैं। क्यों मंत्री हैं? क्या उनके अंदर क्या ऐसा गुण है या क्या ऐसा दबाव है उनका कि उनको हटाया नहीं जा सकता? ये सवाल किसानों के मन में है। लेकिन इसका मतलब प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगी उसका कोई असर नहीं है। वो ये जैसे 15 लाख जुमला है, चुनावी जुमला है, वापिस होने का भी कोई असर नहीं है। क्योंकि ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि 2014 से 2019 में यदि आप माना जाता है कि जाटों ने बीजेपी को वोट दिया, 2014 से 2019 में ज्यादा दिया है। इस विश्लेषण को मैं मानता नहीं हूं क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि वोट के बाद आप कोई बताता नहीं है कि मतलब कहां वोट मिली, और कोई आपको आंकड़ा ही नहीं मालूम कि हमारे क्षेत्रों में जाट हैं कितने। सबने वोट दी, बीजेपी को बहुमत मिली और उनकी वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गई। मैं मानता हूं कि उन्हीं वोटर्स में बेहद नाराजगी है, उस वोटर को बीजेपी संभाल नहीं पाई
वो उनका पुश्तैनी वोटर नहीं था, और वो वापस अपने घर लौट रहे हैं। तो आपका कहना है कि वो पुश्तैनी वोटर आपका था? नहीं, मतलब जहां भी था वो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक को तोड़ करके वो गया था, और आज वो लौट रहा है। लेकिन दो चुनाव में गया उनके पास, दो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। नहीं, पूरे देश में आप देखिए बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो काम उनको करना चाहिए था, अगर 5 साल बाद भी आप पूर्व की सरकारों की बात करोगे और याद दिलाओगे मुगलों की और औरंगजेब की और जिन्ना की, मतलब आपके रिपोर्ट कार्ड में आपके पास कुछ है ही नहीं दिखाने। नहीं तो जिन्ना की वापसी और पाकिस्तान की वापसी तो होती रहेगी इस चुनाव में, ये सबको मालूम है। हमने कैराना में नारा दिया था और हम सफल रहे थे कि जिन्ना नहीं गन्ना जीतेगा, और इस बार भी वही कामयाबी हमें मिलने वाली है। आपको लगता है बीजेपी को काउंटर करने के लिए आप जैसे लोग हैं, चाहे वो समाजवादी जैसे लोग हैं, ये इकट्ठा आएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी दलों से भी बात की जानी चाहिए थी? आपने कांग्रेस को छोड़ दिया, आपने अलग अलग दल से किया, चंद्रशेखर को छोड़ दिया आपने कोशिश की गई, लेकिन जो चीज व्यवहारिक है, जिसे हम प्रॉपर तरीके से अमला जामा पहना सकते हैं, जिन कैडर के बीच में आपस में सहयोग बन सकता है, और जो जमीनी चीज है वो हम करने में कामयाब हुए। और अब हमारे और बीजेपी के बीच दोनों में ही टक्कर है। मैंने पहले कहा कि उन नौजवानों को तय करना है और किसानों को तय करना है, और दो ही विकल्प है। तो अब बाकी दलों के बारे में आपने कहा कोशिश करी, हुआ नहीं। क्या चुनाव के बाद हो सकता है कि उन दलों से फिर बातचीत की जाए, यदि आपको दिक्कत होती है सरकार बनाने में? या देखिए, मतदाता आज इतने नाराज हैं, बीजेपी के नेताओं को प्रचार करने भी नहीं दिया जा रहा, गांवों में इतनी नाराजगी है, वो ढेर सारे वीडियो आ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी मतदाता अपना वोट खराब करेगा। और जब कोई वोट खराब नहीं कर रहा और वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमारे लोग, सब लोग उत्साहित हैं, मनोबल बहुत ऊंचा है, तो मैं नहीं मानता कि इस माहौल में बहुमत के आंकड़े से हम दूर हों। लेकिन सर, क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी को भी, प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी मालूम है कि यदि यूपी का चुनाव इतना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, यदि यूपी हार गए तो फिर नहीं मालूम है आगे का लोकसभा चुनाव 2000, तभी तो उन्होंने कानून वापस लिए, और तभी तो जो है शाम को मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है एक समाज की। हाँ, यही संकेत है कि जमीन खिसक रही है। वो तो वही समाज है ना जो आपका समाज है। उनमें कुछ चंद लोग होंगे, लेकिन हमारा जो लोग हैं वे बहुत समझदार हैं, सूझबूझ से काम लेते हैं, और वो जानते हैं कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री गोरखपुर गए इसलिए आप कॉन्फिडेंट है? पहले मथुरा अयोध्या की बात हुई, क्योंकि मैं फिर वही पूछता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी मालूम है, गृह मंत्री को भी मालूम है कि यूपी हम नहीं हार सकते, तो उसके लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा, तो किया जाएगा। मैं लोगों के बीच रहता हूं और मैं जानता हूं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उससे एक तराही मची हुई है जमीन पर। रोजगार को लेकर, महंगी बिजली को लेकर, खाद की किल्लत रही, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, इससे नाराजगी है। और सेकंड, एक एस्पिरेशनल वोट है। जिस युवा ने भाजपा को बनाया था, आज आप हमारे साथ चलेंगे, देखेंगे पूरा नौजवान सड़कों पे है और हमारे साथ है, और ऐसा उत्साह मैंने कई चुनावों में नहीं देखा। तो एक एस्पिरेशनल, पॉजिटिव, सकारात्मक मत भी हमारे साथ जुड़ रहा है। एक तो होता है मैं नाराजगी में इसका नाश करूंगा, बीजेपी को हराऊंगा। एक वोट होता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं किससे उम्मीद कर सकता हूं। अब योगी जी जिस तरह की भाषा बोलते हैं, वो जो नौजवान है, जो एस्पिरेशनल वोट है, जो पढ़ा लिखा है, वो उस भाषा में वो यकीन नहीं कर सकता, कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता। अखिलेश जी इंजीनियर हैं और मैं भी पढ़ा लिखा हूं, तो हम लोग जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक मैसेजिंग हमारी मजबूत है। चलिए जयंत चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटें जो हैं वो काफी कुछ तय करेंगी कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठता है। जयंत जी को जाना है चुनाव प्रचार के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।